नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने नाम पर बात करने वाले हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL। एक टाइम था जब टेलीकॉम का मतलब ही BSNL होता था। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे इसका वो सुनहरा अतीत, फिर वो मुश्किल दौर और सबसे बड़ा सवाल, क्या BSNL सच में वापसी कर सकता है। जी, हमारे पास जो भी जानकारी है अलग अलग लेखों से, रिसर्च से, हम उसी के आधार पर BSNL की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे टॉप पर पहुंचा, फिर फिसला क्यों और आज कहाँ खड़ा है। हाँ, तो आज का हमारा दायरा क्या रहेगा? पहले वो BSNL का लैंडलाइन किंग वाला जमाना, हाँ, फिर कंपटीशन कैसे भागा, जियो ने क्या असर डाला, एग्जैक्टली। सरकार जो पैसा लगा रही है वो क्यों, और ये आत्मनिर्भर 4G क्या चीज है, और आखिर में आज की तारीख में इसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ फैक्ट्स ना बताएं बल्कि उसके पीछे का जो क्यों है उसे भी समझें। तो शुरू करें उस दौर से जब BSNL ही सब कुछ था। हाँ बिल्कुल, वो लैंडलाइन वाला दौर। इसकी कहानी तो बहुत पुरानी है। 1851 में अंग्रेजों ने पहली टेलीग्राफ लाइन डाली थी। जी। आज़ादी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DOT ने संभाला, और फिर 1 अक्टूबर 2000 को BSNL एक कंपनी बन गई। और बनते ही मतलब इसने मार्केट पर कब्जा कर लिया। लैंडलाइन में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। सालों तक घर हो या ऑफिस, BSNL का फोनी कम्युनिकेशन का जरिया था। अरे वो तो सिर्फ जरूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल भी था। मुझे याद है BSNL का कनेक्शन मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी। हाँ, महीनों इंतजार करना पड़ता था। महीनों। और कई बार तो सुना है कि कनेक्शन जल्दी लगवाने के लिए थोड़ी सेवा भी करनी पड़ती थी कर्मचारियों की। हाँ, वो दौर ही ऐसा था, डिमांड इतनी थी। अक्टूबर 2022 के आंकड़े भी देखें तो पता चलता है कि 22 साल से ज्यादा ये लैंडलाइन में आगे ही रहा। सोचिए, 22 साल। और इसकी पहुंच कमाल की थी। शहरों से लेकर दूर, बहुत दूर के गांवों तक। वो STD बूथ याद है? हाँ बिल्कुल। और ISD कॉल के लिए BSNL ऑफिस जाना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, मतलब BSNL। और वो PCO, हरे पीले रंग के बूथ हर गली नुक्कड़ पर होते थे। कितने लोगों की लाइफलाइन थे वो, जिनके घर फोन नहीं था। सही बात है। वो एक तरह से उस दौर की संचार क्रांति ही थी जो BSNL ने मुमकिन की। और फिर जब मोबाइल आए तब भी BSNL पीछे नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल 1 के नाम से शुरू किया था और शुरू में तो टॉप प्लेयर्स में था। अच्छा। जी हाँ। और एक मजेदार बात बताऊं, BSNL ही पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में इनकमिंग कॉल फ्री रोमिंग शुरू की थी। अरे वाह, ये तो मैं भूल ही गई थी। उस वक्त तो रोमिंग बहुत महंगा होता था। बहुत महंगा। तो ये उस वक्त बहुत बड़ा कदम था। तो मतलब BSNL सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो देश को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नाम था, एक राष्ट्रीय धरोहर जैसा। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी बदली। हाँ, यहाँ से चीजें नीचे जाने लगी। जी। बाजार खुला, प्राइवेट कंपनी आई, बहुत तेजी से आई। और BSNL शायद थोड़ा सुस्त रह गया। हाँ, कह सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे 3G, फिर 4G, इनको अपनाने में देर हुई। शायद सरकारी कंपनी होने की वजह से फैसले लेने में वक्त लगा, निवेश में देरी हुई, कई कारण रहे होंगे। और फिर आया 2016, जियो। हाँ, वो तो जैसे एक तूफान था टेलीकॉम सेक्टर के लिए। मुफ्त कॉलिंग, बहुत सस्ता डेटा और 4G स्पीड। लोग कहते हैं ये BSNL के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसा था। क्या ये सही है? देखिए, आखिरी कील कहना शायद थोड़ी ज्यादती हो, लेकिन लगभग घातक झटका जरूर था। जियो ने पूरी इंडस्ट्री का खेल ही बदल दिया। कैसे? BSNL जो पहले से ही थोड़ा संघर्ष कर रहा था, वो इस प्राइस वॉर में और ये जो डेटा पर फोकस आ गया अचानक, उसमें बहुत पीछे रह गया। मार्केट शेयर एकदम से गिरा और घाटा बहुत बढ़ गया। और लोगों का एक्सपीरियंस भी तो खराब होने लगा था। वो आवाज आती थी ना, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो पहुंच से बाहर है। हाँ, या अमान्य नंबर। ये शिकायतें आम हो गईं। नेटवर्क की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, सब पर सवाल उठने लगे। क्यों हुआ ये सब? असल में नेटवर्क पुराना हो गया था, मॉडर्नाइजेशन में अपग्रेड करने में पिछड़ गए थे, और इसका असर कंपनी की इमेज पे भी पड़ा। बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि भाई BSNL का खेल अब खत्म। लेकिन फिर सरकार सामने आई। पिछले कुछ सालों में BSNL को बचाने की, उसे खड़ा करने की एक जबरदस्त कोशिश शुरू हुई है। बहुत पैसा लगाया जा रहा है। एकदम सही कहा आपने। BSNL आज अगर वापसी की बात कर रहा है तो वो पूरी तरह से सरकारी इच्छा शक्ति और पैसे पर टिका है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है। 2019 से अब तक अगर सब मिला लें तो 3.22 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार डाल चुकी है इसमें। 3,32,000 करोड़, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। इसको थोड़ा समझाइए।
2019 में जो 69,000 करोड़ दिए थे वो किस लिए थे? वो जो पहला पैकेज था 2019 का, उसका मेन फोकस था बीएसएनएल और एमटीएनएल। दोनों की हालत पतली थी, उनको संभालना, कर्जा चुकाने में मदद, कुछ एसेट्स बेचना और सबसे जरूरी कर्मचारियों के लिए एक वीआरएस स्कीम, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अच्छा, वीआरएस से क्या फायदा हुआ? देखिए, फायदा ये हुआ कि सैलरी का बोझ कम हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। बहुत सारे अनुभवी लोग चले गए, तो शायद शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में, काम करने में कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। खर्चा घटा, पर तजुर्बा भी गया। और फिर 2022 का वो बड़ा वाला पैकेज 1.64 लाख करोड़ का, उसमें क्या खास था? वो पैकेज बहुत अहम था, गेम चेंजर कह सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात थी 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन। करीब 44,720 करोड़ का तो सिर्फ स्पेक्ट्रम ही था। स्पेक्ट्रम मतलब वो हवा वाली जगह जिस पे सिग्नल चलते हैं? हाँ बिल्कुल, वो रेडियो तरंग है। उसके बिना तो 4G 4G चला ही नहीं सकते, और वो बहुत महंगा होता है। वो नहीं मिलता तो बीएसएनएल रेस में ही नहीं आ पाता, क्योंकि जियो एयरटेल तो 5G लॉन्च कर चुके थे। इसके अलावा नेटवर्क बढ़ाने और बीबीएनएल यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को बीएसएनएल में मिलाने की बात भी थी। अच्छा, और उसके बाद भी पैसा दिया गया 2023 में, फिर 2025 के लिए भी? हाँ, 2023 में करीब 89,000 करोड़ रुपए और हाल में 2025 के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए 4G लगाने के लिए। ये लगातार पैसा लगाना दिखाता है कि सरकार बीएसएनएल को सिर्फ एक कंपनी नहीं मानती। तो क्या मानती है? एक स्ट्रेटेजिक एसेट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आपदा के समय कम्युनिकेशन के लिए और खासकर गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सरकार बीएसएनएल पर निर्भर रहना चाहती है। ये पैसा सिर्फ बीएसएनएल को बचाने के लिए नहीं है, ये सरकार के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्यों के लिए भी जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी तो है। इतना सरकारी पैसा एक कंपनी में, क्या ये बाजार में बाकी कंपनियों के लिए सही है? लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है क्या? ये एक बहस का मुद्दा जरूर है कि क्या इतना सरकारी सपोर्ट प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मुकाबला मुश्किल बना देता है। इसी से जुड़ा सवाल है बीएसएनएल के आत्मनिर्भर 4G का। ये क्या है, सब कुछ इंडिया में बन रहा है? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रणनीति है। बीएसएनएल अपना 4G नेटवर्क पूरी तरह से भारत में बनी टेक्नोलॉजी पर लगा रहा है। इसे C-DOT, जो एक सरकारी रिसर्च संस्था है, और TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन सब के ग्रुप ने मिलकर बनाया है। मतलब कोई विदेशी कंपनी नहीं, नोकिया, एरिक्सन नहीं? नहीं, ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत है। पर क्या ये देसी तकनीक कम करेगी? मतलब ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले टिक पाएगी? और जमीन पर कुछ दिख रहा है, साइट्स लग रही हैं? देखिए, देसी तकनीक के अपने फायदे हैं। लंबी अवधि में शायद लागत कम हो, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि क्या ये 5G और आने वाली 6G की रेस में पीछे रह जाएगी, क्योंकि बड़ी ग्लोबल कंपनियां तो अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च करती हैं। जहां तक काम दिखने की बात है, तो आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई 2025 तक 96,000 से ज्यादा 4G साइट्स लग चुकी थीं और 91,000 से ज्यादा चालू भी हो गई थीं। तो काम तेजी से हो रहा है। और पैसे की बात करें तो कुछ मुनाफे की भी खबर थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। 2020-21 से बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, मतलब रोज के काम से कमाई खर्च से ज्यादा है। अच्छा। और हाल में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ और चौथी तिमाही में 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ भी कमाया है। नेट प्रॉफिट? जी, नेट प्रॉफिट, टैक्स ब्याज सब काटने के बाद। और ऐसा 18 साल में पहली बार हुआ है कि बीएसएनएल ने लगातार 2 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कमाया हो। 18 साल, ये तो बहुत लंबा टाइम है। मतलब इतने सालों के बाद मुनाफे में आना, ये वाकई बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, क्या ये सब काफी है? क्या बीएसएनएल अब जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों का मुकाबला कर सकता है? क्या ताकत है इसके पास और क्या कमजोरियां अभी भी हैं? बिल्कुल, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। सरकार पैसा लगा रही है, देसी तकनीक है, प्रॉफिट भी आया, लेकिन चुनौतियां भी हैं। नेटवर्क कैसा है, स्पीड कैसी है, इन सबको देखना होगा। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है बीएसएनएल की? सबसे बड़ी ताकत तो वही है जो हमने अभी बात की, सरकार का सपोर्ट, फुल बैकिंग। ये सेफ्टी नेट किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। और शायद इसीलिए वो दाम कम रख पा रहा है। हमने देखा सितंबर 2025 तक इनका प्लान 199 रुपए का था, 2 GB रोज 30 दिन, जबकि जियो एयरटेल का वैसा ही प्लान 299 रुपए का, मतलब 33% सस्ता। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, प्रॉफिट का प्रेशर कम है तो कीमतें कम रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी ताकत है इनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडलाइन का जाल, फाइबर केबल्स
और खासकर गांवों में इनकी पहुंच। बीएसएनएल के जुड़ने से तो और 5.67 लाख किलोमीटर्स फाइबर मिल गया। ये ग्रामीण भारत में इनको एज दे सकता है। ठीक है, ये तो हुई प्लस पॉइंट्स, लेकिन चुनौतियां वो भी तो कम नहीं होंगी। सबसे पहले नेटवर्क क्वालिटी और स्पीड। हाँ, यही दुखती रग है बीएसएनएल की। ये 4G लगा तो रहे हैं, पर जियो और एयरटेल 5G में बहुत आगे हैं। ज्यादातर शहरों में उनका 5G है। अभी एक टेस्ट हुआ था, नव भारत टाइम्स ने किया था। उसमें बीएसएनएल की 4G डाउनलोड स्पीड एवरेज 51 MBPS आई। 51 MBPS, ये ठीक है, मतलब काम चल जाता है। हाँ, पहले की 3G से तो बहुत बेहतर है। HD वीडियो वगैरह चल जाएगा। लेकिन जियो एयरटेल की 5G स्पीड तो सैकड़ों MBPS में जाती है, उससे कोई मुकाबला नहीं है। और अपलोड स्पीड तो और भी कम थी, 4-5 MBPS के आसपास। तो वीडियो कॉल या फाइल भेजने में दिक्कत हो सकती है। और 4G कवरेज, क्या अब हर जगह BSNL 4G मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं। काम तेजी से हो रहा है, पर पूरे देश में लगने में टाइम लगेगा। कई शहरों में और खासकर बिल्डिंग के अंदर इंडोर कवरेज अभी भी पैची है, मतलब कहीं मिलता है कहीं नहीं। गांवों में इनकी पकड़ अच्छी रही है, पर शहरों में अभी जियो एयरटेल के नेटवर्क की बराबरी करने में मेहनत लगेगी। और वो पुरानी इमेज, सालों तक जो खराब नेटवर्क, कॉल ड्रॉप, धीमी सर्विस की शिकायतें थीं, उस इमेज को बदलना कितना मुश्किल होगा? ये बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रांड इमेज रातों रात नहीं बदलती। सिर्फ नेटवर्क ठीक करना काफी नहीं है। लगातार अच्छी, भरोसेमंद सर्विस देनी होगी, तब जाकर लोगों का भरोसा वापस आएगा। और फिर सरकारी कंपनी होने के नाते फैसलों में देरी का जो एक कल्चर रहा है, उसे भी बदलना होगा। हालांकि कोशिशें दिख रही हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें, ताकतें, कमजोरियां, सरकारी मदद, देसी 4G, तो नतीजा क्या निकलता है? क्या ये वापसी टिकेगी? क्या BSNL रेस जीत सकता है? देखिए, रेस जीतना शायद सही शब्द नहीं है। मार्केट लीडर बनना तो मुश्किल लगता है, शायद नामुमकिन। जियो और एयरटेल बहुत आगे हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। BSNL का ये रिवाइवल एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब ये मर नहीं रहा, जो कुछ साल पहले लग रहा था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं। अब ये रेस से बाहर नहीं है। सरकारी मदद, देसी 4G और कम कीमतों के दम पर ये एक सीरियस तीसरा प्लेयर बन गया है। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो कीमत को ज्यादा देखते हैं या जो गांव में रहते हैं जहां शायद दूसरों का नेटवर्क उतना अच्छा ना हो। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या लग रही है? कहाँ फोकस करेगा ये? 3 बातें साफ दिख रही हैं। 1, गांव और वो इलाके जहां कनेक्टिविटी कम है, वहां अपनी पकड़ मजबूत करना। 2, सरकार का जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, उसका मेन प्रोवाइडर बनना। और 3, उन कस्टमर्स को टारगेट करना जिन्हें अभी 5G नहीं चाहिए या जो उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते। उन्हें एक सस्ता और ठीक-ठाक 4G ऑप्शन देना। तो आखिर में सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? एग्जीक्यूशन पर, मतलब जो प्लान है उसे ढंग से लागू करने पर। 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाना और सबसे जरूरी, उसे भरोसेमंद बनाना। अगर स्पीड और कवरेज एक ठीक-ठाक लेवल पर आ जाती है, भले ही 5G वालों से कम हो, तब भी ये अपने लिए एक अच्छा मार्केट बना सकता है। और अगर ये सफल होता है तो इसका असर सिर्फ BSNL पर नहीं, पूरे मार्केट पर पड़ेगा, ग्राहकों पर भी। बिल्कुल। अगर एक मजबूत तीसरा प्लेयर होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। जियो और एयरटेल पर भी दबाव आएगा कि वो कीमतें कंट्रोल में रखें, सर्विस सुधारें। इसका फायदा आखिर में हम सबको, यानी भारतीय ग्राहकों को ही मिलेगा। तो BSNL की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ साल देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो हमने देखा BSNL का शानदार उदय, फिर उसका संघर्ष भरा दौर, और अब सरकार के भारी सपोर्ट से वापसी की कोशिशें। ताकतें भी हैं, जैसे सरकारी बैकिंग, कम दाम। कमजोरियां भी हैं, जैसे नेटवर्क क्वालिटी, पुरानी इमेज। भविष्य अनिश्चित है, पर उम्मीदें भी हैं। जी हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक पुरानी सरकारी कंपनी नए जमाने में खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरह से देसी तकनीक पर निर्भर रहना और भारी सरकारी पैसे के भरोसे चलना लंबी अवधि में BSNL को इस कम्पेटिटिव मार्केट में टिकाऊ बना पाएगा, खासकर तब जब 5G, 6G जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है? या फिर BSNL हमेशा सरकारी सहारे पर ही निर्भर रहेगा? ये बहुत अहम सवाल है और शायद इसी के जवाब में BSNL का भविष्य छुपा है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।